तेरे वजूद से इस गुलिस्तां में रौनकें हैं किसान, तेरे बगैर इस दुनिया को मैं वीरान लिखता हूँ। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा। जी हाँ, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आप सबके बीच में अपने वादे के मुताबिक, जिसमें हम आपको कहते हैं कि हर सप्ताह हम आपसे बात करेंगे, आप किसान भाइयों को नई नई बातें बताएंगे और नए नए एक्सपर्ट से मिलाएंगे। और एक्सपर्ट्स भी ऐसे जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने काम को परिवर्तित कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने काम से अपनी खेती से, अपने उत्पादों से अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और युवा किसान किस प्रकार से आगे की दिशा तय कर सकते हैं। और इसी प्रकार के कार्यक्रम लेकर हम आपके साथ लगातार हर शनिवार आप लोगों के बीच में होते हैं। आज भी हम एक बहुत ही अच्छे मेहमान के साथ, एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट के साथ आप सबके बीच मौजूद हैं। अगर आप भी उनसे कुछ जानना चाहते हैं, उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, उनसे संवाद करना चाहते हैं तो 0141 451 5103 पर फोन करके सीधे उनसे संवाद कर सकते हैं। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं। राम राम साहब। दूध के उत्पादन में हमारा देश अग्रणी है। विश्व में हमारे देश का पहला स्थान है कि हम इतना दूध उत्पादन करते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें तो हमारे युवाओं की बात करते हैं, जो कि युवा हमेशा रोजगार के नए रास्ते तलाशते रहते हैं। परंतु इसी दिशा में दूध के व्यापार को किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से किया जाए, डेयरी के व्यापार को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाए, इसके लिए और जो किसान हमारे उत्पादन करते हैं उस उत्पादन में कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए, किस प्रकार से उसे प्रोसेस किया जाए, फूड प्रोसेसिंग की जाए, इन सब को सिखाने के लिए कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ महाविद्यालय हैं जो कि आपको ये शिक्षा देते हैं कि आप किस प्रकार से इनमें अपना भविष्य संवार सकते हैं। आज ऐसे ही एक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवाते हैं। डॉक्टर धर्म सिंह मीना इस समय हमारे साथ हैं, जो कि अधिष्ठाता हैं डेयरी उद्योग और खाद्य प्रोसेसिंग महाविद्यालय के, जो कि आगरा रोड बस्सी पर उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं A1 टीवी के जो दर्शक हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम साहब। और मैं A1 टीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे पर आज जो डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी है, इसकी संभावनाएं और वर्तमान में क्या परिदृश्य है, इस पर चर्चा रखी। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूध का उत्पादन हमारे देश में बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, अभी इन दिनों में अगर हम बात करें पिछले 2-3 दशकों की, तो उसमें ये बिजनेस फिर भी थोड़ा सा संगठित हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। परंतु फिर भी जो चीज़ होनी चाहिए थी वो अभी भी नहीं हुई। हम सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करके भी इस समय पर इसमें रोजगार की कमी है, लोग इसे समझ नहीं पाते। डेयरी के उद्योग को जानते तो हैं, परंतु उसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चल पाते। तो क्या तरीका है आपका? एक कॉलेज, जिस कॉलेज में आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो कॉलेज किस प्रकार की डिग्री देता है, किस प्रकार से सिखाता है? मैं दर्शकों को सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश में डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी में अपार संभावनाएं हैं। जी। संभावना पूरे विश्व में हमारा ही एक देश है जिसमें इतनी संभावना है। खाद्य प्रौद्योगिकी में तो इतनी संभावना है कि हमारे अलग अलग मौसम में हर तरह की प्रोडक्ट हैं जो मिलते हैं हमारे यहाँ। जी। तो ये जो संभावना है, इनको हमने पहले इसको ठीक से हमने इवेल्युएट नहीं कर पाए थे। आज हमारी सरकारें, चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, सरकारों ने इस पर फोकस करना शुरू किया है। हम सब लोग इस बात पर विशेष ध्यान दें कि हमारे देश में जो दूध का प्रोडक्शन होता है, जी। दूध की जब हम बात करें तो हम इस बात को जानते हैं सभी कि हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। और इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि जो दूध हमारे यहाँ उत्पादन होता है उसमें से लगभग 50% के आसपास हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। जी। घरेलू डोमेस्टिक कंजप्शन हो जाता है। इसी के साथ साथ जो बाकी 50% बचा हुआ दूध है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसमें से कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन हैं, उनके द्वारा मात्र लगभग 10% के आसपास ही दूध कलेक्ट किया जाता है जी। और वो प्रोसेस किया जाता है। इसके साथ ही दूसरी जो एजेंसीज हैं ऑर्गेनाइज वे में, वो लगभग 10% के आसपास वो फिर वो दूध को जी। प्रोक्योर कर लेती हैं। अब जो बचा हुआ 25 से 30% दूध है, जो इतना प्रीशियस है, और दूध के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि वो ज़्यादा अगर उसको प्रोक्योर ठीक से नहीं किया गया या उसको चील्ड नहीं किया गया
या उसमें वैल्यू एडिशन नहीं, कहीं ज़्यादा लंबे समय तक उसको अपन ऐसा नहीं रख सकते जी तो इसलिए जो लगभग 25% दूध है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है जी उसके बारे में हम लोगों ने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जी अब हमारी सरकारों ने बहुत बड़े बड़े प्लान बनाए हैं, स्पेशल जोन्स बनाए हैं और स्पेशल बजट के अनाउंसमेंट्स किए हैं, जिसमें हम लोग शुरू करते हैं कि आज हमारे देश में, इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि विदेश में भी डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, नेस्ले जैसी कंपनी, हम लोगों ने सुना है कि उनके पास भी ट्रेंड रिसोर्स नहीं है। और जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, जी उसमें भी जब हम देखते हैं तो वहाँ डेयरी और फूड के जो, स्पेशली डेयरी के जो लोग हैं, जो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है, वहाँ उसकी भी भारी कमी देखने को मिली है। हमारे यहाँ राजस्थान में मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि राजस्थान में डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी का मात्र एक महाविद्यालय, एक कॉलेज हुआ करता था जो उदयपुर में था। उदयपुर कॉलेज बहुत लंबे समय से एक ही कॉलेज था राजस्थान में। उसके बाद में जब सरकार का इस तरफ ध्यान गया और कुछ लोग जो टेक्निकल लोग हैं उन्होंने सरकार को बताया, या हमारे कुछ पॉलिटिशियन भी ऐसे हैं जी आजकल, कुछ राजनीतिक लोग ऐसे आ गए हैं जो बहुत ही टेक्निकल माइंड के हैं जी और वो संभावनाएं तलाशते रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि कहाँ किधर क्या संभावना है। तो सरकार का जब ध्यान इधर गया तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी वर्तमान सरकार को भी, भारत सरकार को भी। जी भारत सरकार ने स्पेशल अनाउंसमेंट किए हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोविड के टाइम में 2 लाख करोड़ रुपए का जो स्पेशल अनाउंसमेंट किया था, जी उसमें 28,000 करोड़ मात्र पशुपालन और डेयरी के लिए किया गया था। तो सरकारें विशेष सजग हैं, विशेष ध्यान दे रही है और ये सही समय है। इस समय ह्यूमन रिसोर्स की भी आवश्यकता है। कोविड से हम, ऊपर वाले की मेहरबानी है, भगवान की, ईश्वर की, कि अब कोविड से हम ओवर होने वाले हैं, और अब जो संभावनाएं हैं, जी जो युवा हैं, यूथ है, उनके लिए अपार संभावनाएं हैं खाद्य और डेयरी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। जी हाँ, मतलब कि गांव से शुरू होने वाला डेयरी का उद्योग मान लीजिए, या बड़ी बड़ी जो दूध उत्पादन वाली कंपनियां हैं, दूध को प्रोसेस करने वाली कंपनियां हैं, उन सब में वहां से लेकर वहां तक अपार संभावनाएं हैं जहां पर लोग इस रोजगार को कर सकते हैं या नौकरी पा सकते हैं। तो आपका जो कॉलेज है वो किस, मतलब कैसे कोई ज्वाइन कर सकता है, कि उसकी क्या उसकी पात्रता है, किस प्रकार से वो डेयरी उद्योग को सीखने के लिए आपके यहाँ जा सकता है? मैं युवा साथियों को विशेष तौर से यहाँ ये बताना चाहूँगा कि चूंकि हमारे यहाँ संभावनाएं तो बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत हैं, जी लेकिन विद्यार्थी, युवा वर्ग और विशेष तौर से ग्रामीण परिवेश के जो विद्यार्थी हैं उनको पूरी तरह से है नहीं, मतलब पूरी तरह से उनको जानकारी नहीं है। जी तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं युवा साथियों को, जो यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी में अगर आप अपनी रोजगार की संभावना या अपने कैरियर को अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको साइंस मैथमेटिक्स के साथ, जी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ में, या तो राजस्थान बोर्ड या इक्विवेलेंट बोर्ड को भी, कोई भी जो बोर्ड है उससे आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। जी इसी के साथ साथ जब 12वीं पास होने के बाद में इन सारे जो कोर्सेज हैं, इनमें अलग अलग तरीके से जो भी तकनीकी कोर्स होते हैं उनमें किसी एजेंसी के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से एडमिशन होते हैं। जी तो डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी में भी जेट के थ्रू एग्जाम, जेट का एक एग्जाम होता है, उसी के थ्रू एडमिशन्स होते हैं। जी तो सबसे पहले 12वीं क्लास मैथ साइंस से पास होना जरूरी है, उसके बाद में जेट के फॉर्म निकलते हैं। जी जेट के फॉर्म में फॉर्म भरना जरूरी है। फॉर्म भरने के बाद में उनकी प्री टेस्ट होता है, एग्जाम होती है। जी उस एग्जाम में बैठेंगे, फिर उसकी मेरिट बनती है और मेरिट के आधार पर फिर कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। जी यहाँ मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अब राजस्थान में डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी के कई कॉलेज हो गए हैं, जी जिसमें जैसे मैंने पहले कहा कि पहला एक कॉलेज उदयपुर में था, उसके बाद जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के साथ में एक जोधपुर में कॉलेज है जी डेयरी टेक्नोलॉजी का। और हमारी जो राजस्थान की सरकार है उसको मैं विशेष तौर से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने भी, राजस्थान सरकार ने इस सेक्टर को फोकस करते हुए, इसकी संभावनाओं को देखते हुए इसी साल राजस्थान में हम ये कह सकते हैं कि 4 नए महाविद्यालय खोले। जी 4 में इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक डेयरी वाला हमारा कॉलेज है उसमें 2 सेक्शंस हैं, उसमें 2 स्ट्रीम है, एक डेयरी और फूड की है। कॉलेज एक है लेकिन स्ट्रीम 2 हैं। जी ऐसे ही एक बीकानेर में हमारा जो राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर है, उसके बीकानेर हेडक्वार्टर पे एक कॉलेज खोला गया है, उसमें भी इसी तरीके से एडमिशन हो रहे हैं। जी दूसरा कॉलेज जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय, जी
जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के साथ में जोबनेर में एक कॉलेज खोला गया है, और तीसरा कॉलेज जिसको हम लोग बस्सी में, जो बस्सी चक है जी। उस पे खोल रहे हैं। बस्सी जयपुर से 30 किलोमीटर पे ही बस्सी है, मेन आगरा हाईवे पे हम लोग उसको बनाने जा रहे हैं। उसमें डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी दो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, उनमें बराबर की 40 सीटें डेयरी प्रौद्योगिकी में हैं और 40 सीटें ही खाद्य प्रौद्योगिकी में हैं। तो ये कॉलेजेज हैं, इनमें एडमिशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। जी। जो विद्यार्थियों ने जिन्होंने एग्जाम दिया था, जो लोग उसमें काउंसलिंग में अपेयर हुए हैं, उन लोगों का अभी काउंसलिंग चल रही है, और भविष्य में भी उसमें और क्या क्या संभावना है, कैसे एडमिशन हो सकता है, इसके बारे में हम आपको अपडेट और मतलब ये करते रहेंगे। बीटेक की डिग्री हो गई एक तरह से, जी। आप ये बीटेक डिग्री कहलाएगी। हाँ, अच्छा, क्योंकि ये जो डिग्री है, जी। इस डिग्री का ड्यूरेशन होता है 4 साल। जी। ये डिग्री बीटेक है, टेक्निकल डिग्री है, बैचलर ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी। जी। ये डेयरी टेक्नोलॉजी की डिग्री है। फूड में हम बैचलर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, 4 साल का कोर्स है। इन चारों सालों में हम कैसे डेयरी में शुरुआत से लेकर के, और इसमें अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट कैसे बनाए जा सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया जा सकता है, एकेडमिया के लिए जो कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया जा सकता है, इंडस्ट्री कैसे लगाई जा सकती है, मतलब संभावनाएं प्रथम वर्ष से लेकर 4th ईयर तक जब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो इसमें सारी पढ़ाई उसमें उसको यहाँ से हमारे राजस्थान से लेकर के पूरे देश से लेकर विदेश में कहीं भी जाकर के हमारा विद्यार्थी जो निकलेगा, वो हमारा यहाँ से निकला हुआ विद्यार्थी देश विदेश में कहीं भी जाकर के अपनी सेवाएं दे सकता है। उनको सारे पूरे वर्ल्ड लेवल के जो कोर्सेज हैं जो रिक्वायर्ड हैं अभी, वो सारे कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, बहुत सारे अच्छे स्टैंडर्ड्स के साथ पढ़ाए जाएंगे, और सारी संभावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। जी। बीटेक में की बात अगर हम करें तो बीटेक में अभी भी छात्रों का जो रुझान है वो चमक दमक वाली जो फील्ड्स हैं उनकी तरफ है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया है, सॉफ्टवेयर हो गया या ऑटोमोबाइल्स हो गया। उसमें क्या लगता है आपको कि कितना रिस्पॉन्स इस समय लोगों का आ रहा है, स्टूडेंट्स का आ रहा है जो डेयरी टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं या फूड प्रोसेसिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं? इसमें जो हम लोगों ने अभी फील किया है कि अभी जो हमारे ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी हैं, उनको अभी इसके बारे में जागरूक नहीं है। जी। जबकि संभावनाएं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो अभी यहाँ कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो विद्यार्थी डेयरी और फूड टेक्नोलॉजी में अपना भविष्य देखते हैं, उनके लिए इतनी बड़ी संभावना है कि उनको पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। जी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में ही नहीं, विदेश में भी हमारे देश की ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वहाँ भी डिमांड रहती है। हम लोग देखते रहते हैं आए दिन कि हमारा जो इंजीनियर है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चाहे वो हार्डवेयर इंजीनियर है, चाहे वो दूसरे इंजीनियर्स हैं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, उनकी देश विदेश में भारी डिमांड है और बहुत अच्छी संभावना है। दूसरा इसके साथ साथ ये कि जो ये इंडस्ट्रीज हैं अभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, जॉब हैं, इनके जो सैलरीज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन विद्यार्थियों में अभी अवेयरनेस नहीं है। इसलिए मुझे जैसे ही आपने इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या पता मेरे यहाँ आने से कहाँ तक ये आवाज़ मेरी जाए और विद्यार्थियों को ये सूचना मिले, ये संभावनाओं के बारे में पता चले, तो वो अपना भविष्य संवार सकें। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। राम साहब के जरिए हम भी उन युवाओं को जो कि इस समय पर सोच रहे हैं कि हम कोई नया सब्जेक्ट लें, या वो लोग जो कि अभी बीटेक के लिए तैयार हुए हैं, उन्हें भी जानकर अच्छा लगेगा कि एक ऐसी नई फील्ड है जिसमें आप रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं, और ये एक ऐसी फील्ड है जिसे नेवर एंडिंग फील्ड कह सकते हैं। क्यों धर्म सिंह जी? जी बिल्कुल, ये फील्ड ऐसा है कि इसको बिल्कुल नेवर एंडिंग फील्ड कह सकते हैं। जी। हम लोग इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ह्यूमन आदमी की नेचर होती है, और वैसे भी आजकल जैसे जैसे लोगों के पास वेल्थ बढ़ रही है, मीन्स उनके पास थोड़ा सा अगर कमाई का जरिया बढ़ रहा है और अगर कुछ संभावनाएं बनती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है फूड टेबल जो है, ये फूड बास्केट है, उसमें ये जो डेयरी और एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, इनकी संख्या बढ़ती है जी। उसमें इन्वेस्ट हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हमारे यहाँ अगर थोड़ी संभावनाएं ग्रामीण परिवेश में भी, तो सबसे पहले हम हमारे यहाँ घर में दूध लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूध के बाद में पनीर पे भी जाते हैं, खोआ पे भी जाते हैं, घी पर भी जाते हैं, या दूसरे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको। तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो टेबल पे जो था ना, फूड टेबल पे ट्रेडिशनल सिस्टम था, उसको हम थोड़ा सा रिप्लेस करके उसमें जो एनिमल प्रोटीन है उसकी तरफ से फोकस बढ़ता जा रहा है। ये भारत सरकार के सर्वे भी बता रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में भी इस तरीके से ये झुकाव अभी देखने को मिल रहा है।
ये आप लोग भी डॉक्टर साहब से अगर बात करना चाहें, उनसे संपर्क करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, अपनी किसी शंका का समाधान करना चाहें, तो सीधा 0141 451 5103 पर फ़ोन करके उनसे बात कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कालवाड़ से अजय हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम साहब। सुन पा रहे हैं हमारी आवाज़? बिल्कुल साहब। जी, लगता है कोई तकनीकी खराबी है। जी अजय जी, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज़? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। पूछना चाहते हैं कुछ? जी हाँ, इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब भी आप हमें फ़ोन करें तो किसी ऐसी जगह से खड़े होकर फ़ोन करें जहां आपकी नेटवर्क पूरा आ रहा हो, और अपने टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर दें, जिससे कि आपकी बात हम सुन सकें और हमारी बात आप सुन सकें। ठीक है। धर्म सिंह जी, बात हम जब करते हैं डेयरी उद्योग की, तो डेयरी उद्योग में एक बात तो हुई कि कोई आदमी आपके कॉलेज से पढ़ के या इस कॉलेज से पढ़ के डेयरी टेक्नोलॉजी में डिग्री हासिल करे, उसके बाद कहीं पर नौकरी करे या खुद की डेयरी लगाए। परंतु क्योंकि हमारे गांव में पशुपालक बहुत हैं, और एक डेयरी उसे भी कहते हैं जो कि 2 पशुओं के साथ शुरू हुई हो और पशुओं की अनगिनत संख्या के साथ भी डेयरी चलती है। कैसे अगर कोई व्यक्ति इस फील्ड में आना चाहे तो शुरुआत कहाँ से करे? सुनील जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डेयरी जो टर्म है जी वो डेयरी को सबसे पहले हमारे यहाँ जैसे ही डेयरी का नाम लिया जाता है तो डेयरी से सबसे पहले हमारे किसान भाइयों में या लोगों में जो मानसिकता है वो यही है कि डेयरी का मतलब है गाय और भैंस जहाँ हो जी। और जहाँ से उसका, पर डेयरी का जो वर्चुअल मीनिंग है वो एक तो डेयरी का ये भी है कि जहाँ जानवर रखे जाते हैं दूध, और दूसरा है डेयरी का मतलब डेयरी प्रोडक्शन की यूनिट, जहाँ डेयरी की प्रोसेसिंग की यूनिट होती है वो भी है। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, और मैं जो युवा साथी हैं, नौजवान जो हमारे प्रदेश के नौजवान हैं, विशेष तौर से देश और प्रदेश के, उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फील्ड है, ये जो क्षेत्र है, इसमें हम इसकी जानकारी करने के बाद में हमारी सरकार ने इसके लिए स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसलिए स्टार्टअप के लिए आप चाहें तो भले ही 2 गायों के साथ में या भैंस के साथ में डेयरी का जो काम है उसको शुरू किया जा सकता है, और वो 2 को बढ़ा करके, अब जब हम 2 गाय के साथ में एक छोटी डेयरी करेंगे तो उसमें आपको 4 लोगों को तो रोजगार मिलने की संभावनाएं रहेंगी। और ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बता रहा हूँ कि आप अगर 2 गाय के साथ भी करोगे तो आपको खुद को रोजगार मिलेगा, उसके साथ साथ आपको 2 लोगों को और रोजगार दे पाएंगे, और उससे सिर्फ 2 गाय के साथ में आप अगर ये काम करते हैं तो आप लगभग 5,000 रुपये महीने की नेट इनकम कमा सकते हैं। और इसको फिर धीरे धीरे ले जाकर आप 2 से 4 करें, 4 से 8 और 8 से 10 गाय की डेयरी जहां आपने शुरू कर दिया, उसके बाद में वो डेयरी आपको हमेशा लाभ देगी, लगातार देगी। बस इसमें आवश्यकता ये है कि आप अपना जुनून के साथ में आपकी मानसिकता बनाएं पहले कि ये काम मुझे करना है, फिर उसके बारे में जानकारी लें। राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें लोन की व्यवस्था भी की गई है। जब आप ये डेयरी पशुओं की डेयरी आप शुरू कर लेते हैं, या 4 की, 6 की, 8 की, 10 की, अगर 10 जानवर की डेयरी है, दूध देने वाले 10 पशु हैं, गाय हैं, तो ये पक्का दावा है कि उसमें 10 जानवर वाली डेयरी लगभग 20,000 के आसपास का आपको नेट प्रॉफिट दे देती है। उसको वैज्ञानिक तरीके से करना है, वैज्ञानिक तरीके से करना बहुत आवश्यक है, इसलिए उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी। अब इसके साथ में शुरू होता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो है आपने डेयरी दूध उत्पादन शुरू कर दिया, लेकिन उसका उत्पादन के बाद में उस दूध का करेंगे क्या, ये जो है इस पे विशेष तौर से हमारे जो युवा साथी हैं, नए जो नौजवान साथी हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को इस पे विशेष काम करने की आवश्यकता है। आज गवर्नमेंट ने भी व्यवस्थाएं की हुई हैं, आपको एक छोटा चिलिंग प्लांट लगाना चाहिए। उस चिलिंग प्लांट में आपने चिलिंग प्लांट के साथ साथ अगर आप प्रोसेसिंग भी शुरू कर देते हैं, आजकल छोटे प्लांट भी उपलब्ध हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा डरने की भी आवश्यकता नहीं है, मार्केट बहुत बड़ा उपलब्ध है। आज हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में जैसे जयपुर जैसे शहर है, जयपुर शहर में हम 2-3 प्रोडक्टों के अलावा किसी दूसरी कंपनी के ज़्यादा प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है। संभावना इतनी ज़्यादा है, वैरायटीज इतनी आवश्यक है कि आप अपना ऑर्गेनिक मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हो, आप अपनी उसमें और वैल्यू एडिशन करके बहुत सारे इसमें संभावनाएं हैं जिसको। लेकिन अगर मान लो हमने छोटा एक डेयरी प्लांट भी शुरू कर दिया अपने डेयरी के साथ में, तो आपने चिलिंग कर लिया,
चिलिंग के बाद में मान लो उसको पास्चराइज कर लिया, एक प्लांट लगा दिया छोटा, जी। पास्चराइजेशन करने के बाद में उसकी पैकिंग कर दी, जी। पैकेजिंग करने के बाद में आप अपना रजिस्टर्ड नाम दें और उसके बाद में आप उसको सेल कर सकते हैं, मिल्क को सेल कर सकते हैं एज सच। अगर मिल्क के साथ साथ आप उसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते जी। हैं तो उसके साथ साथ आप उसमें से दूसरे प्रोडक्ट हैं, जैसे दूध के से खोआ बनाना है, पनीर बनाना है और कर्ड बनाना है और कोई दूसरे फ्लेवर्ड मिल्क बनाने जी हैं, हाँ। जिसकी बस उसमें यह है कि इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहला जो मूल मंत्र है, और मैं जो नए लोग हैं जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ईमानदारी। जी। ईमानदारी बहुत बड़ा इसके लिए है, इसमें कभी भी अडल्ट्रेशन नहीं करें, क्योंकि हम लोग है ना, ये बहुत बड़ा एक इसके साथ हम जूझ रहे हैं कि अडल्ट्रेशन की जो स्थिति है उससे आप सब या लोग दूध जानते में हैं। सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है वो उसकी शुद्धता का ही उठता है। एक दर्शक है जो इस समय बस्सी से हमारे साथ जुड़े हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब। जी सर, नमस्कार। सुनील जी। जी पूछिए, क्या जी पूछना सर, चाहते हैं? आकाश चौधरी बोल रहा था बस्ती से। जी आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कॉलेज है उसपे डिप्लोमा कोर्स या छोटी अवधि का कोर्स भी होता है क्या? जी मीना जी पूछना चाह रहे हैं, कोई छोटी अवधि का कोर्स भी है इसमें? आकाश जी, अभी तक जो अभी बस्सी में हम लोगों ने जो अभी कॉलेज प्रपोज किया है उसमें अभी ये सिर्फ डिग्री कोर्स है, जो 4 साल का, जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी 12वीं कक्षा के बाद में इम्तिहान दे करके उसमें आ सकते हैं। छोटे कोर्सेज जो हैं वो हम लोगों ने पहले से ही, हमारा जैसे वेटनरी कॉलेज है जयपुर में ही, जामड़ोली में चंद्रमहल गार्डन के सामने आगरा रोड पे वेटनरी कॉलेज है, फुल फ्लेड PGIVR के नाम से। वहाँ भी हमारा छोटे कोर्सेज चलते रहते हैं। हमारा विश्वविद्यालय जो है बीकानेर में है, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, उसके अलग अलग कॉलेज हैं। एक बीकानेर में कॉलेज है, एक उदयपुर नवानिया में कॉलेज है, तीसरा कॉलेज यहाँ जयपुर में, जो तीनों कॉलेज चल रहे हैं उसमें छोटी अवधि के कोर्सेज वहाँ उपलब्ध हैं। आपका 1 महीने का कोर्स है, इसमें अगर करना चाहें तो इस तरीके के छोटे कोर्सेज उपलब्ध हैं। दूसरी जगह भी जो दूसरे कॉलेजेज हैं वहाँ भी छोटे जो हैं कोर्सेज हैं वो दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ भी उपलब्ध हैं। लेकिन जो बस्सी वाला कॉलेज जो हमने अभी नया खोला है उसमें अभी सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए, डिग्री के लिए एडमिशन चल रहे हैं। और वो कॉलेज भी अभी हमारा जो पुराना कॉलेज जहाँ PGIVR चल रहा है वहाँ से हम अभी उसको ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी वहाँ हमारी कार्य प्रगति पर है, बहुत जल्दी नया कॉलेज बन करके तैयार हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हैं जो बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार, राम राम साहब। जी अभय मीणा बोल रहा हूँ जोधपुर से। जी अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं अभय जी? सर मेरा सवाल ये है, ये जो कॉलेज नया बस्सी में खुल रहा है, इस कॉलेज से की गई डिग्री का क्या नाम होगा? जी अभय जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया इसने आपने। ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया, लेकिन और मैं वापस से सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि ये 4 साल की जो डिग्री है, अगर हमने डेयरी में किया तो इसका BTech डेयरी टेक्नोलॉजी, जी बैचलर ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, और अगर फूड में किया है तो बैचलर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, BTech फूड टेक्नोलॉजी। जी तो BTech डेयरी टेक्नोलॉजी एंड BTech फूड टेक्नोलॉजी दोनों अलग अलग हैं। ये नाम होंगे डिग्री के। 4 साल की डिग्री होगी ये, और ये डिग्री हर जगह वैलिड है। जी जहाँ भी आप देश में विदेश में जहाँ भी जाएंगे सब जगह वैलिड होगी। जैसे ग्रेजुएशन की आम डिग्री होती है वैसे ये ग्रेजुएशन की जी, डिग्री के तौर पे एफिलिएट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है, आप जैसे कि बात कर रहे हैं डेयरी की बात की, आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं। डेयरी जब शुरू करते हैं तो आदमी के सामने 2 डर होते हैं। एक तो पशुधन की सुरक्षा, जी, उसका स्वास्थ्य, उसको ठीक रखना, और दूसरा है कि डेयरी में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठना, उसके बाद काम करना। इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है, उनका प्रश्न भी लेते चलें। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम साहब। जी मारो डीन साहब से एक सवाल है जी पूछिए। कि इका मायना बच्चा के लिए छात्रवृत्ति को भी प्रावधान है को ना? हाँ जी, ये जी, भी बहुत जी, अच्छा जी, प्रश्न है। जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्रश्न पूछा। जैसे दूसरे महाविद्यालयों में राजस्थान सरकार की या भारत सरकार की जो भी छात्रवृत्तियां मिलती हैं जी वो सारी के सारी स्कीमें लगी। जी हाँ डॉक्टर साहब, अब मैं वापस मेरे प्रश्न पे आता हूँ कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, तो उस मेहनत का रिटर्न कितने साल इसमें कि हमेशा बिल्कुल दिमाग में ये चाहिए कि ये जो फील्ड है जी। इसमें जो ग्रोथ है
इसकी ग्रोथ रेट है ना जो बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। जी। मतलब आने वाले समय में मैं आपको यहाँ दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसमें संभावना इतनी है कि 2021 से 2026 तक के ये आंकड़े हैं जी। कि इसमें लगभग 15% के आसपास की ग्रोथ मिलेगी। जी। जो अभी लगभग 8 से 10% पे है, जी। उसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ है, जबकि ओवरऑल जो है हमारी इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ का सब लोगों को मालूम है ही, बिल्कुल, कहाँ कहाँ बिल्कुल। अलग अलग फील्ड में कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है। एग्रीकल्चर की ओवरऑल का भी ध्यान जी। है। तो इसलिए ग्रोथ से मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा संभावना तो हो ही गई है और इसमें लाभ भी बहुत ज़्यादा होंगे। जी। आपका जो प्रश्न है वो ये है कि स्टार्टिंग में ये प्रश्न आप जो कर रहे हैं ये सिर्फ है पशुओं की देखभाल से संबंधित। जी, पशुओं की जो चिकित्सा संबंधित है, उनकी पशुओं की देखभाल हो देखभाल गई। और चिकित्सा से हाँ, संबंधित है। या कई बार पशु मर जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो वो रिस्क कवर हाँ, कैसे तो हो? ये जो प्रश्न है ना आपका, ये मूल प्रश्न है। जी। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। इसके बारे में फिर वही बात आ जाती है कि हमारे किसान भाई हैं या जो पशुपालक भाई हैं वो जागरूक नहीं है। जी। सरकारों की तरफ से व्यवस्थाएं भी हैं कि पशुओं का बीमा होता है। जी। पशु बीमा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हम पशुओं का बीमा नहीं कराते हैं और कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि चूंकि आजकल पशु की कीमत बहुत ज़्यादा है। जी हाँ। तो 1 लाख और 1.5 लाख 2 लाख का पशु आता है, अगर उसको बीमा होगा तो वो उसमें अगर कभी कोई ऐसी संभावना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो बीमा में वो कवर हो जाता है। लेकिन इस बात से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें और किसान भाइयों को यहाँ विशेष तौर से जो पशुपालक हैं उनको बताना चाहूँगा कि हमें 3-4 चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे हम हमारे बच्चों का ध्यान रखते हैं, मनुष्य अपने बच्चों का ध्यान रखता है, वैसे ही पशु जो जानवर है उससे हम प्रोडक्शन तो लेते हैं लेकिन उनका ध्यान वैसे ही रखना पड़ता है हमें। जी। तो उनका ध्यान रखने के लिए सबसे पहले जानवर बीमार नहीं हो उसके लिए टीकाकरण होता है। जी हाँ। जैसे हम लोगों ने अभी इस समय टीकाकरण के बारे में सारे पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बहुत बड़ी चर्चा है। सब दुनिया, सब लोग, छोटा बच्चा भी टीकाकरण को जानता है। वैक्सीन का नाम लेते जी, ही, बिल्कुल। जैसे कोरोना की वैक्सीन है, वैक्सीन के लिए कितना हाहाकार मचा है। तो ऐसे ही वैक्सीन की उपयोगिता पे भी अब लोगों को कुछ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। जी, बिल्कुल। इसलिए जानवरों में भी टीकाकरण अवश्य कराएं। अगर टीकाकरण कराएंगे, हम वैक्सीनेशन कराएंगे, तो बीमारियां आएंगी, बहुत कम बीमारियां आएंगी, बीमारियां नहीं आएंगी। तो फिर आपके जो पशु हैं वो बीमार नहीं होंगे। बीमार नहीं होंगे तो उनसे अच्छा प्रोडक्शन लिया जा सकता है। प्रोडक्शन अगर अच्छा लिया जा सकता है तो आपको फिर उसकी वैल्यू भी अच्छी मिलेगी। जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने एक बार पहले भी इसको आपके कार्यक्रम में बताया था जी। कि वैज्ञानिक विधि से पशुपालन या कृषि करने की अब आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी। जो ट्रेडिशनल हमारा जो सिस्टम था जिसमें पानी और बाकी चीज़ें प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ इनपुट्स मिल जाते थे, वो अब उतने ज़्यादा नहीं है। पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। पानी के साथ साथ पशुओं के लिए भी, ये मैं कृषि किसानों के लिए और पशुपालक दोनों के लिए कह रहा हूँ। जी। इसलिए अब वैज्ञानिक तरीके को अपनाना अति आवश्यक हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो सबसे बड़ी समस्या पशुपालकों के लिए होती है, जो डेयरी उद्योग में जाना चाहते हैं, वो है कि नस्ल को खरीदें, कहाँ से खरीदें। कई बार उनके साथ धोखा हो जाता है, तो उसमें उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? किस प्रकार से वो पशु ऐसे खरीदे जिससे कि उनके पास जो नस्ल वो लेने गए हैं वही पहुँचे? इसके लिए भी हमारी जो सरकार है उसने विशेष तौर, स्पेशली राजस्थान की सरकार ने 2010 में जी। राजस्थान में पशुपालन की संभावनाओं को देखते हुए, इस फील्ड की को देखते हुए इसमें अलग से विश्वविद्यालय खोला है। जी। जो विश्वविद्यालय है वो राजस्थान में, उसका मुख्यालय है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर। जी। बीकानेर में मुख्यालय है उसका। अब हमारे जो एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है राजस्थान का जिसका जूरिडिक्शन पूरा राजस्थान है, संपूर्ण राजस्थान में है। तो हम लोगों ने उसमें जैसा मैंने बताया कि 3 कॉलेज तो हमारे अभी चल रहे हैं जो बड़े बड़े हैं। इसके अलावा हमने हर जिले में अभी तक लगभग 15-16 जिलों में हमने वहाँ पशु विज्ञान केंद्र खोले हुए हैं। जी। पशु विज्ञान केंद्रों में हम लोग किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को ये जानकारियाँ देते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। उसमें हम बताते हैं उनको कि कौन सी ब्रीड आप खरीदोगे तो उसकी, सबसे पहले हम उनको ये बताते हैं कि आपके जो जिला है या आपका जो क्षेत्र है इसमें कौन सी ब्रीड ज़्यादा ठीक से पालने पे ज़्यादा अच्छा दूध दे सकती है, सर्वाइव कर पाएगी, या इसके लिए कौन सी सूटेबल है। चाहे वो गाय की हो, भैंस की हो, बकरी की हो, भेड़ की हो, सारी जानकारियाँ हम उन केंद्रों के माध्यम से दे रहे हैं। जी। किसान भाई और पशुपालक भाइयों को मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि आप जब चाहें तब, अगर पूर्वी राजस्थान के किसान हैं जिसमें जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर,
धौलपुर, ये इस तरफ के जो किसान हैं वो जयपुर में जब भी आए, वो हमारे यहाँ कॉलेज में पधारे हैं, उनका स्वागत है। वो हम लोग उनके लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। उनको किसी भी तरह की कोई जानकारी है हम लोग ट्रेनिंग भी करवा रहते हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो विश्वविद्यालय है वो फेसबुक लाइव भी प्रोग्राम चलाता है जी। फेसबुक पे लाइव प्रोग्राम आते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं, उन पे आप बात कर सकते हैं। आपके पशुओं को किसी तरह की कोई बीमारी है, उसके सिलसिले में बात करनी है, या आपको कौन सा पशु लेना चाहिए, दूसरा कहाँ से इवन अब हम ये भी आपको बताने में सक्षम है कि आपको मान लो गिर गाय चाहिए जी। तो गिर गाय किस एरिया में मिलती है, कहाँ ज़्यादा संभावना है, आप किस तरफ से लें, उनके क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, या आपको थार पार कर गाय चाहिए, या आपको राठी चाहिए, ये सारी, अगर हरियाणवी भैंस चाहिए तो ये एक बात तो रही है। दूसरा मैं ये किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप जो महंगा जानवर खरीदने पे ज़्यादा फोकस नहीं करें, फोकस उस पर करें कि आपके पास जो भी जानवर है अभी जी। उसको खुद को उसका जो उससे संतति लें। वो आप अभी जो बीजारोपण करवाते हैं वो आप अच्छे किस्म का बीज रखवाएं उसमें। जी। आज हमारे पूरे राजस्थान क्षेत्र में जो राजस्थान सरकार का पशुपालन विभाग है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लगभग राजस्थान के हर जगह, हर 2-3 किलोमीटर पे राजस्थान में पशु चिकित्सा की संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं के माध्यम से AI का कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम बहुत जोर शोर से चलाया जा रहा है। भारत सरकार का विशेष फोकस है कि हमारे जो जानवर हैं, क्योंकि हमारे ऊपर पूरे विश्व का भी ये दबाव रहता है भारत देश पे कि आपके यहाँ जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है जी। प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन वो कहते हैं कि आपके नंबर ऑफ एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और उनकी जो दूसरी चीज़ें हैं, जो इंटरनेशनली पैरामीटर्स हैं, उस पर भी वो हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं कि आप मीथेन एमिशन बहुत ज़्यादा करते हैं, या आपके जानवरों से आपका जो लोड है, लैंड पे लोड है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए यही है कि पशुपालक भाई अच्छे किस्म के जानवर अपने यहाँ, अपने जो जानवर हैं उन्हीं से अच्छे जानवर लें, और उसके लिए संतति लेने के लिए AI करवाएं, कृत्रिम गर्भाधान कराएं। हम आज चर्चा कर रहे हैं दूध और दूध से होने वाले उस बिजनेस पर, उस व्यवसाय पर, जिससे कि हमारे पशुपालक भाई अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हमारे एक दर्शक इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरा सवाल, मैं विकास चौधरी ही ब्यावर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है कि मेरा छोटा भाई BSc कर चुका है, अब उसको प्रवेश के लिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देना होगा या फिर बिना उसके ही उसके प्रवेश मिल जाएगा? विकास जी, जो एडमिशन का प्रोसेस है उसमें बिना इम्तिहान के, बिना एंट्रेंस टेस्ट के सीधा एडमिशन की व्यवस्था अभी नहीं है। चाहे वो BSc कर चुके हैं, फिर भी से अगर डेयरी और फूड टेक्नोलॉजी में BTech में एडमिशन लेना है तो वापस से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जी। धर्मश्री, जब भी हम डेयरी की बात करते हैं, दूध की बात करते हैं, तो हमें गाय भैंस का दूध ही हमारे नज़रों के सामने आता है, परंतु इसके अलावा जैसे ऊँटनी का दूध है, बकरी का दूध है, इनकी प्रोसेसिंग करके नए उत्पाद बनाना, इसमें भी अपार संभावनाएं सामने निकल कर आई हैं। वो क्या हो सकती हैं, किस प्रकार से उस पर हमारे किसान भाई काम कर सकते हैं? ये आज का आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मुझे लगता है इसकी आवश्यकता थी। मैं, आपने पूछ लिया, नहीं मैं बताने वाला ही था इसका। हम लोगों का जो मानसिकता एक बार बनी हुई है वो सिर्फ ये बनी हुई है कि हम गाय और भैंस से दूध लें और बाकी जानवरों से उस पर नहीं। लेकिन हम लोग ये भी हमारे सामने है बिल्कुल कि बहुत सारी बीमारियों में, जैसे डेंगू का इस समय चल रहा है, चिकनगुनिया का चल रहा है, तो उसमें बकरी के दूध पर हम सब लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। ऊँटनी के दूध, जैसे ऊँटनी के दूध पे जो वैज्ञानिक शोध चल रहे हैं उनके आधार पर डायबिटीज़ में ऊँटनी का दूध है वो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी और लाभकारी है। तो उसमें संभावनाएं विशेष तौर से बहुत ज़्यादा हैं। और इस पर मैं आपको, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कुछ कंपनियां, बड़ी कंपनियां इस पर काम भी कर रही हैं। हम लोगों से भी उन्होंने संपर्क किया था कि राजस्थान में ऊँटनी का दूध को अगर कोई कलेक्शन का माध्यम बन जाए तो उस पर कलेक्ट करके उस पर बड़े प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। दूसरे प्रोडक्ट्स भी उस पर चल रहे हैं। इसलिए पशुपालक भाइयों को ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि चाहे कम उत्पादन हो, लेकिन इनका उत्पादन को हम अभी तक क्या करते थे कि गाय और भैंस के दूध को भी मिक्स करके बेच देते हैं गांव में, और अगर कोई दूसरा जानवर भी दूध देता है तो हम मिक्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी जो वक्त है उसमें क्वालिटी का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, ग्रेडिंग की विशेष आवश्यकता है। इसलिए अगर आपके पास बकरी का दूध उपलब्ध है तो बकरी के दूध के लिए अलग से मार्केट में जगह हैं, गाँव में नहीं है लेकिन शहरों में इसकी आवश्यकता है।
अगर आप बकरी के दूध को अलग से पैकिंग करके बेचें, उसकी बहुत सारी संभावनाएं, उस पर रिक्वायरमेंट है, उस पर किया जा सकता है। ऊँटनी के दूध की तो बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, जी हाँ। तो इनमें भी विशेष संभावना है, इसलिए इन पे अलग से इनको प्रोसेस करें। इसमें अलग से जो लोग प्रौद्योगिकी में काम करना चाहते हैं, उनको मुझे लगता है कि इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपना छोटा प्लांट इनके लिए शुरू करें और इसका प्रोसेसिंग करना शुरू किया जा सकता है। जी, अब अगर बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग की, खाद्य प्रौद्योगिकी की या वैल्यू एडिशन की, तो वो किसान कैसे कर सकते हैं? ये बात तो चलिए जो बच्चे पढ़ेंगे, बीटेक करेंगे, उन्हें तो समझा दी जाएगी, बहुत अच्छे से समझा दी जाएगी, पर अगर किसान अपने खेत से शुरू करना चाहे तो कैसे शुरुआत कर सकता है? इसमें मैं जो दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हम सब लोग डेयरी और डेयरी के प्रोडक्ट्स के बारे में तो थोड़े बहुत जागरूक हैं, जानते भी हैं, लेकिन एक फूड जो है, फूड प्रोसेसिंग का या फूड टेक्नोलॉजी जो फील्ड है, उसमें हमारी अभी जानकारी भी बहुत कम है और हम लोगों की प्रोसेसिंग भी बहुत कम हो रही है। जी। पूरे विश्व का अगर हम परिदृश्य देखें तो बड़े यूएस जैसी कंट्रीज में 80% जो है वो प्रोसेस फूड काम में लिया जाता है। जी। और हमारे यहाँ की जो स्थिति अगर ओवरऑल देखें तो हम 8 से 10% फूड को अभी प्रोसेस कर पा रहे हैं। जी। फूड प्रोसेस को मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ कि हम देखते हैं पुराने समय से जब शुरू करते हैं तो हमारा देश है इसमें बहुत समृद्ध था। हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी बहुत पहले वो बहुत समृद्ध थी। हम सब लोग जानते हैं कि अचार जैसी चीज़ जो विदेशों में कोई जिसका नाम भी लेना नहीं जानता था, अचार हमारे यहाँ कब से प्रसिद्ध है। जी, बहुत ऐसे ही हमारे यहाँ फ्यूमिगेशन, हमारे यहाँ पका करके खाने का, ये वैल्यू एडिशन की, यही वैल्यू एडिशन था, यही फूड प्रोसेसिंग यहाँ से शुरू होती थी। बहुत पुराने ज़माने में हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत ही अच्छी तकनीक से ये काम किए जाते थे, लेकिन उस समय उसको इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पे इसलिए नहीं किया जाता था कि सब अपने अपने छोटे कुटीर उद्योग या घरेलू उपयोग के लिए करते थे। ज़्यादा लंबे समय तक फूड चले, अगर किसी को ट्रैवलिंग करनी है, बाहर जाना है, तो उसको हम लोग देखते ही हैं कि हम भुजिया दे के रखते हैं या अचार साथ में भेजते हैं, ये ऐसी चीज़ें। तो उसमें नमक मिलाना है, नमक से हम प्रिजर्वेशन करते ही थे बहुत पुराने ज़माने में। हाँ। लेकिन समय के साथ साथ जब बदलाव आया तो हमने हमारी पुरानी पद्धतियाँ हैं उनसे तो हम विमुख होते चले ही गए, लेकिन हमने बीच का जो समय हमारा 19वीं सदी और जो 20वीं सदी का रहा है उसमें हमने इसमें ज़्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं की। अब समय आ गया है कि भारत देश की तरफ पूरे विश्व की निगाह है। जी। हमारे यहाँ संभावनाएं, मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने कहा था कि फूड में हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं। जी। हमारे यहाँ जो मौसम है, अलग अलग तरह के मौसम होते हैं, अलग अलग तरह के मौसम में अलग अलग तरह के फल, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट, वो रॉ प्रोडक्ट या जो हमें मिलते हैं जी। तो उनको दूसरी कंट्रीज में ऐसा नहीं है। उनके यहाँ एक बार प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद में उसको प्रिजर्व करके वो पूरा साल उसी को चलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो मौसमी आप चाहते हो 3 बार दम फसल ही लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसमें संभावनाएं इतनी ज़्यादा हैं, बहुत सारी संभावनाएं, और हमारी सरकारों ने इसको पहचान लिया है। जी हाँ, और वक्त है कि अब किसान भी पहचाने इन चीज़ों को और पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने फूड को प्रोसेस करें, उनका मूल्य संवर्धन करें, जिससे कि उन्हें उसका सही दाम मिल सके और उनकी आमदनी बढ़ सके। समय की सीमाएं हैं, कार्यक्रम तो क्योंकि हमने डेयरी उद्योग पर भी बहुत सारी बातें की, लेकिन फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रौद्योगिकी अभी भी बाकी रह गया। मैं मीना जी आपसे यही गुजारिश करूँगा कि एक बार फिर हम एक और एपिसोड आपके साथ करेंगे जिसमें केवल और केवल हम खाद्य प्रौद्योगिकी और फूड प्रोसेसिंग पर बात करेंगे। फिलहाल मैं आपका, हमारे सभी बैठे हुए दर्शकों की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छी बातें हमसे करी। धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी दर्शकों का जिन दर्शकों ने आज हमें फ़ोन किया। धन्यवाद देना चाहूँगा उन दर्शकों का भी जिनका कि हम फ़ोन आज आपके इस कार्यक्रम में शामिल ना कर सके। और धन्यवाद आप सभी का जो लगातार इस कार्यक्रम को इतना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, आज ही के दिन, आज ही के समय, आज ही के समय, किसी अन्य एक्सपर्ट के साथ, किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ, किसी अन्य विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।